तो स्टार्ट हम कर रहे हैं 33 नंबर चैप्टर जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। उससे पहले क्या करना है आपको बताना था एक बार, जो पिछले क्लास में आपको पढ़ाया गया था राष्ट्रपति शासन, उसमें एक चीज़ गलत बता दिए थे आप लोग को कि जो अनुच्छेद नंबर 356 के तहत जो लगता है राष्ट्रपति शासन, जो जम्मू कश्मीर में लगा था वो सबसे लंबा था। ये मैंने तो बोला था, लेकिन मैंने क्या बोला था कि 1990 से 1996 तक लगातार नहीं लगा है, जो कि गलत है। लगातार लगा था, जो राष्ट्रपति शासन लगा है 1990 से लेकर 1996 तक, वो लगातार लगा है। जनरली हम क्या जानते हैं कि मैक्सिमम कितना साल तक लग सकता है किसी भी राज्य में, अधिकतम 3 वर्षों के लिए लग सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर 6 वर्ष के लिए कैसे लग गया, सवाल ये उठता है कि नहीं। तो इसका 2 रीज़न होता है। पहला तो कि जम्मू कश्मीर विशेष राज्य है, अलग तरह का राज्य आता है 370 के तहत, है कि नहीं। और दूसरा रीज़न ये है कि इसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें लिखा हुआ नहीं है, इस बुक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको बता दूं कि अगर जो निर्वाचन आयोग होता है, अगर वो बोले कि इस राज्य में क्या होता है, चुनाव होने लायक स्थिति अगर नहीं है, मतलब चुनाव नहीं कराया जा सकता, तो उस कंडीशन में जिसके में जो राष्ट्रपति शासन है वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो 3 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अधिकतम जनरली 3 वर्ष होगा। 3 वर्ष से अधिकतम कब होगा, जब निर्वाचन आयोग क्या बोलेगा राष्ट्रपति को कि यहाँ पे चुनाव नहीं हो सकता है, तो जाके 3 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो वही यहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ था, लगातार 6 वर्षों तक लगा था। और ये अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। इससे बड़ा कहीं भी नहीं लगा, लगभग 6 साल है, 1990 से लेकर 96 तक। तो ये लगातार लगा है, बारी बारी से 3-3 साल करके नहीं लगा था, जो कि मैं पिछले क्लास में बोला था कि बारी बारी से 3-3 साल करके लगा है। ऐसा नहीं है, ये लगातार 6 साल लगा है। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं 33 नंबर चैप्टर। ध्यान से देखिएगा, चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं हमारे, सबको आज पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। जो पहला आता है राष्ट्रीय प्रतीक, अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल सिंबल। तो नेशनल सिंबल क्या है, सबको पता होना चाहिए क्या है। तो देखिए क्या, जो सी स्तंभ होता है उसी को बोलते हैं क्या, राष्ट्रीय प्रतीक बोलते हैं। जो आप देख सकते हैं सिक्कों के पीछे होता है, बहुत सारे जगह पे होता है, बहुत सारे बड़े बड़े आपसे के क्या बोलते हैं, वर्दी के ऊपर होता है, किसी के हैट पे होता है, टोपी पे होता है कि नहीं। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक है क्या, कहाँ से लिया गया, क्या है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है वो सारनाथ स्थित अशोक के सी स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृत है। यानी कि जो अशोक का सी स्तंभ का जो शीर्ष का भाग है, यानी कि जो सिर जैसा बना हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, सी स्तंभ बोलते हैं। ये सम्राट अशोक ने बनाया था सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है, तो बिहार के अंदर पाया है। बिहार में जो इससे सारनाथ है, वहाँ अशोक जी ने बनवाया था सिंह स्तंभ। जो सिंह दिखता है ना आपको, वही। तो सिंह स्तंभ से कोई हम क्या करके ले लिए, जो शीर्ष भाग है, ऐसे बनाया गया। एक पॉल है और पॉल के ऊपर ये सिंह बनाया गया, समझ में आया। तो जो सबसे शीर्ष का भाग है, सिर्फ सिंह जो है, यानी कि जो शेर वाला भाग है, उसी को सिर्फ हम लोग क्या माननी है, राष्ट्रीय प्रतीक माने, पूरे पॉल को नहीं। तो वही बोल रहा है, अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को अनुकृत है। ठीक है, इसको कब अपनाया गया, तो पूछा जाता है कि राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया। तो कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि रिपब्लिक डे के दिन, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन हम अपनाए नेशनल सिम्बल्स। अब देखो इसमें जो लिखा गया है, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उसके नीचे लिखा होता है, मुंडको उपनिषद में लिखा एक सूत्र होता है। मुंडको उपनिषद, उपनिषद आपने पढ़ा होगा, हमारे यहाँ उपनिषद चलते हैं, भारत में उपनिषद हुआ करता था। तो मुंडको उपनिषद में लिखा एक सूत्र था। सूत्र मतलब कैसे, फार्मूला समझ लो या जादू मंत्र समझ लो, उस तरह का सूत्र होता है, समझ में आया। जैसे श्लोक होता है, उसी तरह सूत्र होता है। तो मुंडको उपनिषद में लिखा सूत्र सत्यमेव जयते है, यानी जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके नीचे क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है। और किस लैंग्वेज में लिखा है सत्यमेव जयते, कौन सा लैंग्वेज, आपको लगा संस्कृत है, नहीं, ये देवनागरी लैंग्वेज है। देवनागरी यानी कि हिंदी का एक पार्ट होता है, देवनागरी लिपि में लिखा गया। सत्यमेव जयते किस लिपि में लिखा गया, तो देवनागरी लिपि में है। तो कहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ में स्थित अशोक का सिंह स्तंभ, उससे लिया गया। कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को बनाया गया। अब देखिए आपको बहुत सारे जगहों पर उन्होंने लिखा होगा, राष्ट्रीय प्रतीक है उसका डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है। कहीं आपने देखा होगा कि नीला है, कहीं आपने देखा होगा कि लाल है, और कहीं आपने देखा होगा कि हरा है। ये आप गौर कीजिएगा। जो राष्ट्रीय प्रतीक हमारा होता है सिंह स्तंभ वाला जो फेस होता है, उसका कलर चेंज होता है, या तो नीला हो सकता है पूरा का पूरा, या तो लाल होगा, या तो हरा होगा। अब देखो तीनों का इस्तेमाल अलग अलग है, कौन कौन इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक, कहाँ इस्तेमाल होता है, नीला, लाल और हरा। ध्यान दीजिएगा, जो नीला राष्ट्रीय प्रतीक है वो भारत के मंत्रियों द्वारा, जो भारत के जितने मंत्री हैं उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और जो लाल है, जो लाल राष्ट्रीय प्रतीक है, वो राज्यसभा के सदस्यों एवं अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। जो राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं और अधिकारी हैं वो इस्तेमाल करते हैं, कैसा, रेड कलर का। उनकी गाड़ी पे या कहीं भी होगा तो रेड कलर का होगा। और जो हरा राष्ट्रीय प्रतीक होगा वो कैसा होगा, किसके लिए होगा, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा उपयोग किया जाता है।
ठीक है, तो ध्यान देना है। नीला किसके लिए? तो नीला सिर्फ भारत के मंत्री के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। किससे? भारत के जो मंत्री होंगे, बड़े बड़े मंत्री, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे राष्ट्रीय प्रतीक? नीला करेंगे। लाल कौन करेगा? तो लाल करेगा राज्यसभा। राज्यसभा दिमाग में आना चाहिए, लाल जैसे ही रहेगा राज्यसभा याद आना चाहिए। तो लाल सभा के जितने भी सदस्य और अधिकारी क्या कैसे इस्तेमाल करेंगे? लाल राष्ट्रीय प्रतीक इस्तेमाल करेंगे। और हरा कौन करेगा? हरा जैसे यहाँ दिमाग में तो समझिए कि लोकसभा। लाल आए तो राज्यसभा और हरा आए तो लोकसभा। तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसका उपयोग कैसे करते हैं? वो हरा राष्ट्रीय प्रतीक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये 3 कलर आपको ध्यान में होना चाहिए, जहाँ राष्ट्रीय प्रतीक को 3 कलर में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा नेशनल फ्लैग के बारे में, कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो नेशनल ध्वज क्या है, राष्ट्रीय फ्लैग क्या है, बताइए। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो हमारा तिरंगा है। ये 3 पट्टियों वाला तिरंगा है। तिरंगा नाम ही क्यों पड़ा? 3 रंग का, इसलिए 3 तिरंगा इसको बोला जाता है। 3 पट्टियों वाला तिरंगा है, जिसमें से ऊपर क्या होता है? गहरा केसरिया होता है, सफ़ेद होता है बीच में, और गहरा हरा रंग क्या होता है? नीचे हुए होता है। सबको पता होना चाहिए। बीच में क्या होगा? नीले रंग का चक्र होगा, जिसमें कितना तिलियाँ होगा? 24 तिलियाँ होगा। और 24 तिलियाँ क्या इंडिकेट कर रहा है? 24 घंटा को इंडिकेट कर रहा है। 24 आवर्स, दिन में कितने 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 आवर को इंडिकेट करता है। ये भी लिया गया सारनाथ से लिया गया। जो सारनाथ के जो अशोक के शीर्ष स्तंभ पर बने चक्र हैं, आप देखिएगा जो सारनाथ और शीर्ष का अशोक है उसके नीचे एक चक्र बनाया गया। तो शीर्ष स्तंभ के जिस नीचे एक चक्र है उसमें 24 तिल वहीं से लिया गया। देखो शीर्ष स्तंभ लिया गया है सारनाथ से, तो क्या बन गया? हमारा नेशनल सिंबल बन गया। जो चक्र लिया गया वो इंडियन फ्लैग में डाल दिया गया। सोच लो, तो ये जो लिया गया सारनाथ के अशोक के शीर्ष स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछा जाता है, तो याद रखना ये बात ध्यान में। 3:2 के रेशियो में होगा। लंबाई अगर 3 है तो चौड़ाई आपको 2 लेना होगा। एकदम रेशियो आपको दिमाग में होना चाहिए। 3:2, ये नहीं कि चिरकुट बना दिए तो तिरंगा को वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो गड़बड़ चीज़ है। हमेशा को बनाइए तो नपवा के बनाइए, 3:2 के रेशियो में होना चाहिए। 3:2 के अनुपात 3:2 के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं राष्ट्र ध्वज का जो प्रारूप है, यानी कि डिज़ाइन जो तैयार कब किया गया था, डिज़ाइन बन के रेडी कब हो गया था? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जो डिज़ाइन कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947, आज़ादी से पहले की बात है। देखो जुलाई ही है, अगस्त में हम लोग आज़ाद हुए है कि नहीं। तो 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। उसका जो डिज़ाइन उसको हम लोग स्वीकार कर लिया, ऐसा डिज़ाइन ठीक है। ठीक है, अब आते हैं बारी बारी से पढ़ते हैं कि जो ये रंग है, जो 3 कलर है, क्या क्या शो कर रहा है। तो केसरिया रंग क्या शो करेगा? ये आपसे सवाल आ सकता है, केसरिया रंग क्या शो करता है? तो केसरिया रंग शो करता है जागृति को, शौर्य को और त्याग को। जागृति, शौर्य और त्याग को कौन शो करेगा? केसरिया रंग। और जी बीच का जो सफ़ेद रंग है क्या शो करता है? सत्य और पवित्रता को शो करता है। आप सत्य हैं, आप पवित्र हैं, समझ में आया। और जो हरा रंग है वो क्या शो करेगा? ये जीवन समृद्धि को प्रतीक है, यानी कि एकदम खुशहाल हैं आप, जीवन समृद्ध है आपका। ठीक है, तो ये 3 कलर का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिखा हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया? बन के तो तैयार हो, प्रारूप तो हमने तैयार कर लिया, लेकिन संविधान सभा के अंदर भी तो पेश करेंगे, क्योंकि हमको पूरे देश को फैलाना है, पूरे देश को बताना है कि मेरा राष्ट्रीय फ्लैग, तो संविधान सभा में तो ले जाना ही पड़ेगा। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। हंसा मेहता। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। हंसा मेहता आपको दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज संहिता लाया गया था, यानी कि एक नियम कानून बनाया गया था। संहिता मतलब क्या होता है? नियम कानून। तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार ये बोला गया कि सभी भारतीयों को नागरिक एवं निजी संस्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज पर प्रदर्शन करने का अधिकार है। यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं अपने निजी घर में या जहाँ भी उनको मन है, निजी संस्थान में वो झंडा फहरा सकते हैं जहाँ उनको मन करे। सभी भारतीय नागरिकों को निजी संस्थानों आदि को भी क्या है? राष्ट्रीय ध्वज फहराने के सभी नागरिकों को भी है, जितने निजी संस्थान, जितने प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, जितने प्राइवेट कंपनियां, सब के सब झंडा फहराने का अधिकार उनके पास। समझ में आया? तो किसके तहत लाया गया? तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत ये बोला गया कि सब लोगों का अधिकार है ये झंडा फहराए। फिर देखो 2004 में कुछ संशोधन हुआ। देखो 2004 में क्या हुआ। जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय ने घोषणा किया कि अनुच्छेद 19 का के तहत, मतलब 19 में एक का के तहत ध्वज फहराना नागरिक का मूल अधिकार कर दिया गया। और मूल अधिकार पढ़ चुके हैं इससे पहले। अब ध्वज फहराना भी हमारा मूल अधिकार है, यानी कि मेरा अधिकार है, कोई हमको रोक नहीं सकता। ये चेंज कब करेगा? 2004 में ऐसा कर दिया गया, इसको मूल अधिकार बना दिया गया। झंडा फहराना आपका मूल अधिकार है, ये कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो सन 2004 में किया गया। उसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो BN खरे गए थे, उन्हीं की अध्यक्षता में ऐसा निर्णय लिया गया था। BN खरे। पूछा जा सकता है कि कब राष्ट्रीय ध्वज को मौलिक अधिकार के रूप में, यानी मूल अधिकार के रूप में आपको दे दिया गया आर्टिकल 19(1) के तहत? तो सन 2004 में। उसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो BN खरे थे। ठीक है, ये दिमाग में होना चाहिए। 19(1) के तहत आपका मूल अधिकार है झंडा फहराना।
नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया था। देखो ये इंपॉर्टेंट काफ़ी बात है, आपको ध्यान देना है, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। जब कोई राष्ट्रीय शोक होता है तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज उसको नीचे कर दिया जाता है, पूरा नीचे नहीं होता है, ये नहीं कि ग्राउंड पे ऐसा नहीं होता, हल्का सा नीचे कर देंगे कि ऐसा लगना चाहिए झुका होगा, ठीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय शोक के समय झुका दिया जाता है जब हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, ये तीनों में से कोई, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति, तीनों में से कोई एक किन्हीं का मृत्यु हो जाता है तो उनके शोक में क्या करते हैं हम लोग, 12 दिनों तक, कितने दिनों तक याद रखना है, 12 दिनों तक, एकदम डेट याद रखना, 12 दिनों तक झंडा झुका रहता है पूरे देश के अंदर, एक जगह नहीं। अगर आपके घर में भी है तब झंडा को नीचे कर दीजिए, क्योंकि राष्ट्रीय शोक का माहौल है वो। अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति किन्हीं का मृत्यु हो जाता है, तीनों में से किन्हीं एक का, या कोई भी मृत्यु हो जाता है किन्हीं का भी, तो 12 दिन के लिए हम क्या करें, झंडा को झुका देंगे। ये हुआ उनका रिस्पेक्ट देना। हमारा देश क्या है, आहत है, हमारा देश खुश नहीं है, इसलिए झंडा को हल्का नीचे कर दिया जाता है। और कितने दिन तक, 12 दिनों तक। अब देखो एक और कंडीशन, जो पूर्व राष्ट्रपति होते हैं या पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व उपराष्ट्रपति होते हैं, जो पहले रह चुके हैं, इनके जस्ट पहले, ये नहीं कि बहुत पूर्व, ऐसा नहीं, पूर्व मतलब जस्ट बाद, पहले। तो पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री या जो पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके, उनका अगर मृत्यु होता है तो भी क्या होता है, 7 दिनों के लिए क्या करते हैं हम लोग, राष्ट्रीय ध्वज को झुका कर रखते हैं। देखो इतना रिस्पेक्ट है, आप पद पे हैं फिर भी है, लेकिन अगर पूर्व भी आप हैं तो आपके लिए भी 7 दिन तक, 12 से, लेकिन 12 दिन नहीं हो सकता, लेकिन 7 दिन, एक सप्ताह लगा क्या होता है, झंडा को नीचे रखा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूर्व रहेगा, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री या पूर्व उपराष्ट्रपति, तो 7 दिनों तक के लिए क्या करेंगे, झंडा को हम झुका कर रखेंगे। ये हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज। इसमें देखो एक और है, प्रसिद्ध झंडा गीत है। अब झंडा के लिए भी गीत गाया गया था, ऐसा नहीं कि राष्ट्रीय गान होता है, राष्ट्रीय गीत होता है, ऐसा नहीं, झंडा गीत भी होता है, जो आपने, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, जनरली आपने गाया जरूर होगा लेकिन पता नहीं होगा ये झंडा गीत है। तो झंडा गीत का नाम क्या है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये जो है टाइटल्स, जो झंडा गीत है आपको पता होना चाहिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये झंडा गीत है। ये रचनाकार कौन है इसके, ये जो गीत के रचनाकार हैं उनका नाम है श्याम लाल प्रसाद गुप्ता। श्याम लाल प्रसाद गुप्ता द्वारा लिखा गया है झंडा ऊंचा रहे हमारा। और क्या है, ये हमारा झंडा गीत है, झंडा के लेवल में उन्होंने गीत बनाया है, ठीक है। अब देखो पूछ रहा है कि पहली बार प्रदर्शन राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन कब हुआ था, मतलब पूरे देश में फहराया कब गया था, तो कब फहराया गया था, सबको पता होना चाहिए और पता होगा भी। तो ये फहराया गया था 14 अगस्त 1947 को, मध्य रात्रि में हुआ था, पूरे देश में इसका प्रदर्शन हुआ था 14 अगस्त 1947, यानी कि 15 अगस्त हम लोग बनाते हैं, लेकिन जस्ट उसका एक रात्रि, मध्य रात्रि में हुआ था। सोच लो, 14 अगस्त 1947 ईस्वी के मध्य रात्रि में हमारा क्या, राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार प्रदर्शित किया गया था। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय ध्वज फिनिश। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे अभी चीज़ बाकी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान को क्या बोलते हैं, नेशनल एंथम बोलते हैं, नेशनल एंथम। अगर राष्ट्रीय गीत बोलेगा तो उसका नेशनल सॉन्ग बोलेंगे, कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, अंग्रेजी में अगर पूछ देता है कि नेशनल सॉन्ग क्या है तो लोग जन गण मन लगता है, गलत बात। नेशनल एंथम बोलेगा तो आपको गाना है जन गण मन। अगर आपको नेशनल सॉन्ग बोलेगा तो इसका मतलब राष्ट्रीय गीत बोल रहा है वो, ठीक है। ये दोनों में कन्फ्यूजन है, अंग्रेजी में कन्फ्यूजन होता है, नेशनल एंथम का मतलब राष्ट्रगान और नेशनल सॉन्ग का मतलब राष्ट्रीय गीत, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं नेशनल एंथम यानी कि राष्ट्रगान के बारे में। तो राष्ट्रगान किन के द्वारा दिया गया है, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के दिया है। देखो ये भी बात भी बहुत बच्चे को नहीं पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर उनका रियल नाम नहीं है, उनको टैगोर की उपाधि दिया गया, उनका रियल नाम रविन्द्रनाथ क्या है, रविन्द्रनाथ ठाकुर है उनका, नॉट टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर नाम उनका रियल नाम, बाद उनको टैगोर की उपाधि दिया गया था, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जनगण मन को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था, संविधान सभा में प्रस्तुत करेंगे तब तो अपनाया जाएगा, है कि नहीं। तो संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया था, 24 जनवरी को। देखो 26 जनवरी से 2 दिन पहले ही है, सोच लो, 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया था, ठीक है, याद रखना है। इस गान का समय क्या है, तो 52 सेकंड से, 52 सेकंड में हमारे यहाँ है राष्ट्रीय गान गाए जाते हैं। और संक्षिप्त अवधि क्या बोल रहा है, 20 सेकंड। इसका मतलब समझे आप, संक्षिप्त अवधि मतलब शॉर्ट टाइम। शॉर्ट टाइम कब होगा, ऐसा थोड़ी कि पूरा भी गाएंगे तो 52 सेकंड से भी कम लग जाए, ऐसा नहीं होता। संक्षिप्त अवधि मतलब उसको संक्षेप करके गाया गया, जो गाना पूरा लिखा गया, जो राष्ट्रगान है उसको संक्षेप में, कैसे पढ़ते, कोई है चीज़ कहानी पढ़ते तो समरी बनाते हो, संक्षेप करते हो, तो वही संक्षेप होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, संक्षेप कैसे करते हैं, इसका प्रथम और अंतिम पंक्ति गाई जाती है, सिर्फ फर्स्ट और आखिरी पंक्ति गाया जाता है, तो 20 सेकंड लगभग कंप्लीट कर लिया है, तो उसी को बोलते हैं संक्षिप्त अवधि। सवाल आपसे आ सकता है कि नेशनल एंथम गाने या राष्ट्रगान गाने का जो संक्षिप्त अवधि कितना लगता है, तो 20 सेकंड लगता है। और संक्षिप्त में हम लोग क्या गाते हैं, तो प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति को सिखाते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में
अब देखो सवाल ये आता है कि राष्ट्रीय ध्वज को फहराया पहली बार कब गया था। ये तो संविधान सभा ने मान लिया 24 जनवरी को, उसको अपना लिया अलग बात है, राष्ट्रगान को, सॉरी हाँ राष्ट्रगान को मान लिया अलग बात है, लेकिन पहली बार गाया कब गया था, जो राष्ट्रगान ने पहली बार गाया कब गया था, तो क्या लगता है आपको कब गाया था? 1911 ईस्वी में गाया था, सोच लो कितना पहले गाया गया। तो 27 दिसंबर, दिसंबर का महीना था, साल का आखिरी दिन, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में, वहीं गाया गया था। जो हमारा राष्ट्रीय गान है कहाँ गाया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 ईस्वी में, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में। उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो उस समय थे वीनस नारायण दत्त थे। भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष उसमें कौन थे, तो पंडित वीनस नारायण दत्त। ठीक है, ये बात आपको रखना चाहिए। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 ईस्वी में तत्व बोधनी नामक एक, देखो अब रविन्द्रनाथ ठाकुर ने तो बनाया था बहुत पहले ही, लेकिन उसको किताब में कब छापा था रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, देखो 1911 में गा चुके थे, इनके बहुत पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया है, लेकिन किताब में कब छापा गया था, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इनको 1912 ईस्वी में तत्व बोधनी नामक किताब था, तत्व बोधनी, उसमें भारत भाग विधाता के शीर्षक से उन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया था। प्रकाशित मतलब छपाया था, बुक क्या होता है, प्रकाशित होता है कि नहीं, लॉन्च होता है। तो ये तत्व बोधनी नामक की किताब थी, जिसका टाइटल था भारत भाग्य विधाता। उसी समय उसी मतलब जो हमारा राष्ट्रीय गान का जो टाइटल क्या था, भारत भाग्य विधाता, इसी नाम से क्या गया था, प्रकाशित किया गया था। कब, तो 1912 ईस्वी में। ठीक है, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी किया गया था, याद रखना है। 1919 ईस्वी में इसको ट्रांसलेट वर्जन में, यानी कि मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया उसका नाम दिया गया था। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया पूछा जा सकता है, किसको बोलते हैं मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, सवाल आपसे आ सकता है। तो मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, जन गण मन को ही बोलते हैं। तो कब इसको ट्रांसलेट किया था, 1919 में ऐसा करा गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि राष्ट्रगान में वर्तमान जो संगीतमय धुन बनाने की, जो वर्तमान आप सुनते नहीं हो, म्यूजिक वाला जो राष्ट्रीय गान सुनते हो आप, जन गण मन, जो बजता है एकदम, म्यूजिक सिर्फ रहता है उसमें, या किसी किसी में भी गाने भी रहते हैं। जो म्यूजिक जो बनाया गया है, वो बनाया गया था श्री कैप्टन राम ठाकुर के द्वारा बनाया गया। समझ में आया? जो लोग म्यूजिक वाला सुनते हैं, जो राष्ट्रगान के जो वर्तमान संगीतमय धुन को जब बनाने का श्रेय जाता है, किनको जाता है, तो कैप्टन राम सिंह ठाकुर, जो कि INS के सिपाही थे, INA के एक सिपाही थे, उन्होंने इसको बनाया इस धुन को। सोचो, पहले सिर्फ गाने का था सिंपल, अब एक म्यूजिक दिया गया था। म्यूजिक किसने दिया था, INA के सिपाही, जिनका नाम है श्री कैप्टन राम सिंह ठाकुर। ठीक है, इनका नाम भी याद रखना होगा आपको। तो ये हमारा था राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम। जो मेन बातें थी आपको याद होना चाहिए, एक इन्होंने इनको बनाया, कि इन्होंने लॉन्च करा, कब संविधान सभा ने स्वीकारा, कब पहली बार गाया गया था, इसको गाने में कितना समय लगता है, संक्षिप्त समय कितना लगता है, इसको किताब में कब छापा गया था, इसको इंग्लिश में कब ट्रांसलेट किया गया था, ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। और इसको मतलब इसका म्यूजिक कौन दिया है, तो ये भी आपको पढ़ा चुके हैं, सारी चीज़ बता चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं राष्ट्रगीत के बारे में, यानी कि नेशनल सॉन्ग्स के बारे में। तो इनकी तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है नेशनल सॉन्ग्स यानी कि राष्ट्रगीत। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास था एक, उपन्यास का नाम क्या था, आनंद मठ था। हिंदी में उपन्यास होता है जनरली, जो किताब होता है ना उसी से उपन्यास होता है, पोएम्स का होता है, इस तरह से होता है, उसी से एक उपन्यास होता है। तो आनंद मठ नामक एक उपन्यास लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, उसी में रचा गया था, वंदे मातरम लिखा गया था। तो वहीं से हम लोग क्या लिए, राष्ट्रगीत खुल लिए। तो याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। ठीक है, और स्वीकार कब किया था, देखो ये स्वीकार किया गया 26 जनवरी के दिन, एकदम एग्जैक्ट 26 जनवरी के दिन। राष्ट्रगान था जो 24 जनवरी को स्वीकार कर लिया गया था, 2 दिन पहले ही, लेकिन जो राष्ट्रीय गीत है वो 26 जनवरी को एग्जैक्ट 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। याद रखना, राष्ट्रगीत कब, तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। अब सवाल है कि सर्वप्रथम कब गाया गया था, ऐसा भी तो हो सकता है बहुत पहले ही लिखा गया होगा, है कि नहीं, बंकिम चंद्र ने आज ही लिखा उपन्यास, बहुत पहले लिखा होगा। तो पहली बार जो गाया गया था देखो कब गाया गया था, तो ये भी गाया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया था। देखो कब गाया गया, तो सर्वप्रथम 1896 में गाया गया था। राष्ट्रगीत जो है, जो वंदे मातरम में, कब गाया था, 1896 में गाया गया था। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन गाया गया था, और उसके अध्यक्ष कौन थे उसमें, तो रहीमतुल्लाह सयानी थे उसके अध्यक्ष। यानी कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ही गाया गया है हमारा राष्ट्रीय गीत भी पहली बार। याद रखना, अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी। अब एक सवाल आपको बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि राष्ट्रीय गीत गाने में कितना, राष्ट्रगान गाने में तो सबको पता है कि 52 सेकंड लगता है, लेकिन राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है, तो 1 मिनट से ज़्यादा लगता है, 1 मिनट 5 सेकंड लगता है। याद रखना, 1 मिनट और 5 सेकंड लगते हैं हमारे राष्ट्रीय गीत गाने में।
और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाए, फोर्स आप नहीं कर सकते कि आप वो गाना ही तो गाना है, उनका स्वेच्छा है, मन है, आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं गवा सकते हैं राष्ट्रीय गीत, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना। लिख रहा है कि देखो नोट करके पॉइंट लिखा हुआ है कि भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि जो जैसे नया नया अधिवेशन अगर कोई शुरू होता है, जो हमारा संसद का जो अधिवेशन स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट किससे होता है, जन गण मन से स्टार्ट होता है, और जो खत्म कब होता है, समापन जब होता है तो वंदे मातरम गाया जाता है। शुरुआत में क्या गाएंगे, जन गण मन, और जैसे ही अधिवेशन समाप्त होगा तो उसमें वंदे मातरम गाते हैं। हम लोग क्या स्कूल में पढ़ते थे, क्या होता था, जन गण गाया जाता था ना परेड के समय, दूसरे से ऐसा संसद में भी होता है, जन गण से गाते हैं और फिनिश करते हैं कि वंदे मातरम गा के समाप्त करते हैं जो अधिवेशन है उसको, ठीक है। अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका नाम है राष्ट्रीय कैलेंडर। हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, तो याद रखना है, राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, पंचांग है, पंचांग उसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पंचांग। ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। जनरली आपको क्या लगता है कि जो साल की शुरुआत होता है हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को फिनिश होता है, ऐसा जानते हैं। तो अंग्रेज़ों का दिया हुआ है, वो भारतीयों का दिया हुआ नहीं है। वो 1 जनवरी वाला पार्ट, 1 जनवरी वो अंग्रेज़ों ने दे के हमको चले गए हैं, अंग्रेज़ का दिया हुआ है वो, ये बात आप दिमाग में डालो। हम लोग के लिए जो 1 जनवरी है, जो हमारा हिंदी पंचांग में जो 1 जनवरी दिया गया है, यानी कि जो हमारा नया साल होता है शुरू होता है हमारा, याद रखना 22 मार्च से शुरू होता है। अगर लीप ईयर नहीं है तो, अगर लीप ईयर है तो 21 मार्च से शुरू होगा, ध्यान देना ये बात को। बहुत सारे बच्चों की बात बिल्कुल नहीं पता होगा। हमारे जो हिंदी कैलेंडर पंचांग के अनुसार जो हमारे साल की शुरुआत होती है वो 22 मार्च से होगा। अगर समान वर्ष रहा तो, अगर लीप ईयर वाला वर्ष रहा तो क्या होगा, 21 मार्च को शुरू होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, 1 जनवरी नहीं, 1 जनवरी क्या है वो अंग्रेजों का दिया हुआ है वो, ठीक है। अब देखो इसको किस कैलेंडर पर आधारित है, जो हमारा पंचांग किस कैलेंडर पर आधारित है, तो सवाल आपसे आ सकता है किस कैलेंडर पे आधारित है हमारा राष्ट्रीय पंचांग। तो इसका ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ, क्या लिखा हो, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को सरकारी प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। देखो किस पे आधारित है, तो शक संवत आधारित है, किसके साथ है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसको बनाया गया है। और किस पे आधारित है, तो शक संवत पे आधारित है। ये आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ बनाया गया है और शक संवत पे आधारित है, और उसका नाम क्या है, हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम राष्ट्रीय पंचांग है। इसको अपनाया कब गया, तो आज़ादी कब मिला हमको, 15 अगस्त 1947 को मिला। फिर हमको क्या मिलते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं तो 1950 को मनाते हैं, और लगभग 7 साल बाद रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के 7 साल बाद, यानी कि 1957 की बात हो रही है, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर। याद रखना है, डेट याद रखना होगा, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा, ठीक है। और याद रखना, जो पहला महीना जो होता है, पहला महीना जो होता है ये पूछा जा सकता है, तो जो साल का पहला महीना होता है वो चैत्र मानते हैं हम लोग, चैत्र, याद रखना है। राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार जो साल का पहला महीना चैत्र होता है, जनवरी फरवरी सब फालतू है, चैत्र, हिंदी के अनुसार चैत्र याद रखना है। और जो वर्ष की शुरुआत होती है याद रखना 22 मार्च से शुरू होता है, जनवरी से नहीं, 22 मार्च से, और अगर लीप ईयर रहा तो 21 मार्च से, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में हमको पूरा पता होना चाहिए। राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है, तो पंचांग नाम है, पंचांग। नेक्स्ट पढ़ते हैं राष्ट्रीय पुष्प, फूल क्या है, सबको पता होना चाहिए फूल क्या है, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, सबको पता है कमल है। और कमल का साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए साथ में, इसको बोलते हैं निलम्बो न्यूसिफेरा गार्टनर, ट न है, गार्टनर, ओके। तो निलम्बो न्यूसिफेरा गार्टनर, ये आपको याद रखना है, निलम्बो न्यूसिफेरा गार्टनर, राष्ट्रीय पुष्प हमारा है कमल। नेक्स्ट पढ़ते हैं राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी क्या हो सकता है, सबको पता होगा, तो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, हिंदी में उसको बोलते हैं मयूर, मोर नहीं मयूर, मयूर रियल चीज़ हो गया, मयूर हो गया, सही क्या हो गया, मयूर हो गया, मोर नहीं बोला करें आप, मयूर बोले तो बेहतर होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है, वो शुद्ध भी लगेगा। तो याद रखना, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या हमारा मयूर है, मयूर, ना कि मोर बोलना है, वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, मयूर बोलना है। और मयूर को बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है मयूर का, इसको बोलते हैं पावोक्रिस्टेटस बोलते हैं मयूर को, याद रखना, मोर को क्या बोलते हैं, पावोक्रिस्टेटस, ये हो गया हमारा वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट पढ़ते हैं राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु अगर सबको पता होगा क्या है, हमारा बाघ है। और बाघ सिर्फ और सिर्फ इंडिया में सबसे पहले पाया जाता है, सोच लो, सबसे ज़्यादा जो बाघ है वो इंडिया में ही पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पहले हमारे यहाँ 197 लगभग प्रजातियाँ जी थी जो विलुप्त हो गया, सोच लो अभी मात्र 3% जो प्रजातियाँ बच रही है। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होगा, जो बाघ की हमारे यहाँ बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है, जिसमें 197% जो प्रजाति है वो विलुप्त हो गया। सोच लो कितना परसेंट, कितना तरह का होगा। अब मात्र 3% प्रजाति जो है अभी जिंदा है, प्रजाति की बात बोल रहे हैं, संख्या की बात नहीं बोल रहे हैं, प्रजाति।
जैसे होता है ना कि ये ऐसा गाय है, ये इस कैटेगरी गाय है। तो बहुत सारा प्रजाति था जिसमें 97% प्रजाति विलुप्त हो गया और 3% प्रजाति अभी जिंदा है। मतलब 3% प्रजाति की तरह के बाघ हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो ये बात आपको रखना है कि राष्ट्रीय पशु हमारा क्या है, पशु है हमारा बाघ। इसको साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो उसको बोलते हैं पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल सबको पता होगा, गर्मी के समय में हम लोग खाते हैं। उसका नाम क्या है, आम है। आम को साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या होगा, तो वैज्ञानिक नाम है मेनिगीफेरा इंडिका। मेनिगीफेरा इंडिका याद रखना, आम का साइंटिफिक नेम मेनिगीफेरा इंडिका। ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय वृक्ष की बातें करते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा बरगद, जो बड़ा वाला होता है ना पेड़, बहुत सारा जट जैसा। शंकर भगवान याद रखो, जट वाले, तो याद रखना बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष क्या होगा, हमारा बरगद होगा। इसको साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या होगा, फाइकस बेंथालेसिस। फाइकस बेंथालेसिस, तोड़ तोड़ के बोल रहा था कि आप लोग याद करने में आपको दिक्कत ना हो। याद रखना है फाइकस बेंथालेसिस, ठीक है। ये इसका हो गया वैज्ञानिक नाम, यानी कि राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद हो गया। नेक्स्ट बोलते हैं राष्ट्रीय नदी। तो राष्ट्रीय नदी पहले नहीं था, ये हाल फिलहाल में इसको बनाया गया। देखो 2008 में बनाया गया लगभग। तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को मान लिया गया हमारा राष्ट्रीय नदी। याद रखना, डेट आपको याद रखना होगा। 4 नवंबर 2008 को गंगा को बनाया गया, हमारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ठीक है। तो याद रखना, यह हाल फिलहाल बनाया गया, नहीं कि 4 नवंबर 2008 को अपनाया गया। ये हमारा हो गया राष्ट्रीय नदी। अब राष्ट्रीय जलीय जीव की बात की जाएगी। तो राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है हमारा, तो यह गंगा के डॉल्फिन, जो लॉकडाउन लगा था उसमें बहुत सारे डॉल्फिन दिखाई दिए थे। और पहले जब आने वाले जो हमारे पूर्वज थे उस समय बहुत डॉल्फिन पाया जाता था गंगा नदी में। अब वह क्या है, कचरा वगैरह के कारण क्या होगा, डॉल्फिन विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, पॉल्यूशन कम फैलाना है, ताकि डॉल्फिन को फिर से देख सकें, है कि नहीं। तो हमारा जो राष्ट्रीय जलीय जीव है उसका नाम क्या है, गंगा डॉल्फिन। जो गंगा में डॉल्फिन पाए जाते हैं उसी को बोलते हैं हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया। और जो डॉल्फिन का साइंटिफिक नेम है यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, प्लाटानिस्टा। फिर क्या लिखा होगा, गैंगेटिक। प्लाटानिस्टा गैंगेटिक, ये हमारा हो गया डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम। अब देखो इसको भी बाद ही में अपनाया गया, यानी कि जो राष्ट्रीय नदी है उसके बाद ही अब इसको अपनाया गया, यानी कि 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया इसको। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया था कब, तो सन 2009 ईस्वी में 5 अक्टूबर 2009 को अपनाया गया, ठीक है। ये आपको डेट याद रखनी है। 5 अक्टूबर 2009 को हम राष्ट्रीय जलीय जीव किसको घोषित किए, तो गंगा का डॉल्फिन को घोषित किया हमने। देखो एक और है राष्ट्रीय विरासत पशु की बात की जा रही है। आपको कन्फ्यूजन होगा बच्चों को, कुछ बच्चे एग्जाम में आता है पशु रहेगा, कहीं पर दिखा दिया आपका राष्ट्रीय विरासत पशु, तो बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते हैं। अगर सिर्फ राष्ट्रीय पशु रहेगा तो याद रखना बाघ बोलना है, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस है। अगर वही पूछेगा राष्ट्रीय विरासत पशु तो उसका नाम है क्या, हाथी है। हाथी हमारे यहाँ बहुत पाए जाते हैं, है कि नहीं, बहुत बड़े बड़े हाथी को रिस्पेक्ट करना चाहिए, है कि नहीं। तो राष्ट्रीय विरासत हाथी क्या पशु क्या है हमारा, हाथी है। और हाथी को साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका नाम है एलिफास इंडिका। इंडिका क्योंकि इंडिया में है, तो एलिफास इंडिका हाथी का साइंटिफिक नेम है। ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय विरासत पशु है, ठीक है। तो ये था हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जो हमारे जो भी राष्ट्रीय चिन्ह था हम लोग सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा 33 नंबर चैप्टर जो कि फिनिश हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।